स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना, ठीक है। और मैंने बताया कि राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में किसका जन्म दिवस मनाया जाता है? स्वामी। अच्छा, राष्ट्रीय युवा दिवस जो है हम कब मनाते हैं? 12 जनवरी को। इस योजना में क्या प्रावधान किए गए हैं? देखिए, पहला सवाल तो ये है कि स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना सरकार ने कब शुरू की है? तो वैसे सरकार ने इस योजना को शुरू कर दिया था 2023 में, मतलब पिछले साल। किस राज्य सरकार की योजना है? तो किस राज्य ने शुरू करा इसको? तो उत्तर प्रदेश ने। देखिए, उत्तर प्रदेश ने इसको शुरू करा है। कितने समय के लिए? तो 5 वर्ष के लिए। 5 वर्ष के लिए। इसका मतलब 23 से 5 जोड़ दो 28। 23 में 5 जोड़ोगे तो 28, लगभग 2028 तक। इस योजना में सरकार ने क्या प्रावधान किए हैं? सरकार के प्रावधान क्या हैं भैया? तो इस योजना के अंतर्गत स्नातक, स्नातकोत्तर, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास, पैरामेडिकल, नर्सिंग आदि कर दें। आदि की पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन व टैबलेट दिया जाएगा। तो इस सवाल को पता ना कैसे तुम्हें पढ़ना है? वो सवाल ये पूछेगा आपसे, एक लाइन का सवाल। वो सवाल आपसे बेटा ऐसा मालूम करेगा कि उत्तर प्रदेश में किस योजना के तहत छात्र छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए गए, किस योजना के अंतर्गत दिए गए हैं। तो उस योजना का नाम बताना आपको। उसका नाम क्या है? स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना। अच्छा, इस योजना के तहत किन बच्चों को जो है लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन दिया गया है? जो बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन में है, या जो कोई टेक्नोलॉजी की एजुकेशन ले रहे हैं, बीटेक वगैरह वगैरह, कौशल विकास प्रशिक्षण ले रहे हैं, कोई पैरामेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं या नर्सिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे बच्चों को सरकार जो है वो टैबलेट और स्मार्टफोन सरकार दे रही है। ठीक है। अब इसके पीछे एक तर्क निकल कर आता है, क्योंकि इन लोगों को स्मार्टफोन और टैबलेट से काम भी करना है।
तो जाहिर सी बात है कि जिन बच्चों को जिस चीज़ की आवश्यकता है, अगर वो संसाधन सरकार उसको मुहैया करा देती है, तो कहीं ना कहीं वो बच्चा अपने उस क्षेत्र में फिर आगे बढ़ेगा। इसलिए इस योजना का जो नाम है वो स्वामी विवेकानंद के नाम पर है। अच्छा, क्या ये सबको मिले हैं या कुछ को मिले हैं? तो कुछ का मतलब यही हुआ कि सरकार ने कुछ उसकी शर्तें रखी हैं, उन शर्तों को जो फॉलो करेगा उनको दिया जाएगा। तो तुम्हें एक बात याद रखनी है, बस केवल तुम्हें याद ये रखना है कि किस योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन और टैबलेट उपलब्ध कराए हैं। योजना का नाम बताना आपको, सिर्फ योजना का नाम। तो योजना का नाम क्या भैया? स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना। चलिए, एक है, देखिए, आदर्श शोर नगर बना है। कौन सा शहर जो है यूपी का वो आदर्श शोर नगर बना है? आदर्श शोर नगर। तो आदर्श शोर नगर जो बना है, कौन सा शहर उत्तर प्रदेश का आदर्श शोर नगर बना है? तो वो है भैया अयोध्या। आदर्श शोर नगर कौन सा शहर बना है? सन 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार एक प्लान लेकर आई जिसको नाम दिया गया उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से समझना, ध्यान से ये समझना। मान लो मैं एक उदाहरण दूं। अगर मान के चलो आपका घर है, इसको समझने के लिए पहले समझिए कि आदर्श सौर नगर कौन सा बनेगा। क्या हर नगर को आदर्श सौर नगर की संज्ञा दी जाएगी? तो उत्तर प्रदेश सौर नीति 2022 के तहत किस शहर को आदर्श सौर नगर कहा जाएगा? तो मान लीजिए, मैंने ये मान लिया कि आपका घर है और आपके घर में मान लो 100 यूनिट बिजली के खर्च होते हैं। कितने? ये आपके घर की खपत है। तो इसमें नवीकरणीय ऊर्जा जो है, सौर ऊर्जा कैसी ऊर्जा है? रिन्यूएबल है ना। नवीकरणीय ऊर्जा है या अनवीकरणीय है? तो नवीकरणीय है। तो इस 100 यूनिट में से, समझिए, इस 100 यूनिट में से कम मिनिमम अगर 10% एनर्जी, भाई 10% कितना हो जाएगा? 10 यूनिट। कम से कम 10% या 10 यूनिट, भाई 100 में से 10% का मतलब 10 यूनिट हुए नहीं हुए? अगर 10 यूनिट बिजली आप जो है वो सौर ऊर्जा से प्राप्त कर रहे हैं, सौर ऊर्जा से प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। बाकी 90 यूनिट ऊर्जा उन्हीं तरीकों से आप कर रहे हैं, परंपरागत वाले, अर्थात कोयले से जो बिजली तुम्हारे पास तक आ रही है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और कम से कम 10%, इससे कम नहीं, इससे ज़्यादा हो, कम से कम 10% ऊर्जा का इस्तेमाल आप सौर ऊर्जा के रूप में कर रहे हैं, तो आपके घर को जो है हम बोलेंगे आदर्श सौर घर। तो ये आदर्श सौर घर हो जाएगा। अब ऐसे ही नगर की बात चल रही है, तो अगर कोई नगर है, मान लीजिए अगर कोई नगर मतलब कोई शहर है, तो बताइए उस शहर की बिजली की खपत होगी या नहीं होगी? अरे भाई, उस शहर में बिजली की खपत होगी या नहीं होगी? तो मान लीजिए वो शहर जो है बिजली की खपत, मान लो 100 यूनिट शहर बिजली की खपत करता है। अगर उसमें से 90, उसमें से कम 10% वो ऊर्जा का उत्पादन किससे कर ले? सौर ऊर्जा से कर ले। तो उस नगर को कौन सा नगर बताया जाएगा? तो आदर्श सौर नगर बनने की शर्तें क्या हैं? आदर्श सौर नगर बनने की शर्त यही है कि कुल खपत का अगर कम से कम 10% सौर ऊर्जा से प्राप्त अगर आप करते हैं तो आपके नगर को आदर्श सौर नगर कहा जाएगा। कम से कम 10%।
अच्छा, अधिक से अधिक, भाई अधिक से अधिक तो कितनी कर लो, अधिक से अधिक तो कितनी कर लो। तो कभी कभी पूछ लेते हैं कि एक नगर आदर्श सौर नगर कहलाएगा कब? जब वो अपनी कुल खपत का, कुल ऊर्जा की खपत का 10% सौर ऊर्जा से या नवीकरणीय संसाधनों से प्राप्त करता है, तब उसे क्या बोलेंगे? आदर्श सौर नगर बोलेंगे। तो कभी सवाल परिभाषा पर आ जाए तो भी इसका ध्यान रखना। देखिए, उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति के अनुसार, उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति के अनुसार, नीति के अनुसार बेनगर जो नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों से पारंपरिक ऊर्जा की कुल मांग को कम से कम 10% कम करते हैं, 10% कम करते हैं, उन्हें आदर्श सौर नगर कहा जाता है। उन्हें आदर्श सौर नगर कहा जाएगा। तो अब बताइए कौन से नगर आदर्श सौर नगर कहे जाएंगे? कौन से नगर आदर्श सौर नगर कहे जाएंगे? कौन से कहे जाएंगे बताओ? जो कम से कम 10% सौर ऊर्जा पैदा कर रहे हैं, या उस मांग को कम से कम 10% कम कर रहे हैं? तो जो मांग है, जो ऊर्जा की मांग है, उसे वो 10% कम से कम करते हैं, उन्हें क्या कहेंगे हम? आदर्श सौर नगर कहेंगे। जैसे मान लो पूरी अयोध्या है, ऐसी मानो अयोध्या आदर्श सौर नगर कैसे बना? जैसे मान लो अयोध्या को बिजली की आवश्यकता है, बिजली की मांग है अयोध्या में, नहीं है? तो अयोध्या में जो बिजली की मांग है, अगर अयोध्या ने अपनी उस मांग की पूर्ति का कम से कम, उस मांग को का कम से कम 10% हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से, मतलब सौर ऊर्जा से प्राप्त कर लिया है, इस वजह से उसको क्या कह रहे हैं? आदर्श। तो यहाँ क्या हुआ है? बड़े पैमाने पर क्या है? सोलर प्लांट लगाए गए हैं, ठीक है? और जब बड़े बड़े सोलर प्लांट लगाए जाएंगे तो जो ऊर्जा की खपत है, उसकी जो पूर्ति है, वो सौर ऊर्जा से भी होगी, ठीक है? तो बताइए 2024 में आदर्श सौर नगर कौन सा बना है? अयोध्या। चलिए, एक एक्ट अभी पास हुआ 2024 में, उसे भी थोड़ा सा देखना और कुछ अच्छे सवाल बनेंगे। देखिए, सवाल यह है, उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध, उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध, विधि मतलब कानून के खिलाफ, धर्म संपरिवर्तन, या धर्म परिवर्तन कह सकते हैं, धर्म संपरिवर्तन, प्रतिषेध,
प्रतिषेध संशोधन विधेयक, प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2024 इससे ना 2-3 सवाल जो है वो पूछे जाएंगे, बड़े इम्पोर्टेंट होंगे। अच्छा देखो, ये जो विधि के खिलाफ, विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन, प्रतिषेध मतलब मनाही, धर्म परिवर्तन विधि विरुद्ध नहीं हो सकता, कानून के विरुद्ध नहीं हो सकता, कानून की शर्तों के अनुसार हो सकता है। अच्छा, किसी एक विशेष जाति या धर्म के लिए नहीं, ये सबके लिए है। ये मत समझना है कि ये जो प्रोग्राम है ये केवल एक विशेष धर्म के लिए है, सबके लिए है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। ठीक है, इसके जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं जो पेपर में आ सकते हैं, उनसे संबंधित कुछ बातों को गौर करिए। देखो, यदि धर्म परिवर्तन धमकी, धोखाधड़ी, जबरन, विवाह का वचन यह साजिश के तहत कराया गया है या साजिश के तहत कराया गया है, तब सजा 20 वर्ष का कारावास, तब सजा 20 वर्ष का कारावास या आजीवन कारावास हो सकता है, या आजीवन कारावास हो सकता है। अब इसी में एक पूछेंगे आपसे सवाल कि बताइए, उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम या विधेयक 2024 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति धोखाधड़ी से या छल कपट के माध्यम से किसी का धर्म परिवर्तन कराता है तो उसे अधिकतम कितनी सजा हो सकती है? बोलो। नहीं जी, आजीवन कारावास। अधिकतम तो इसमें आजीवन कारावास है ना। अधिकतम मैंने कहा अधिकतम कितनी सजा का प्रावधान है, और आजीवन कारावास को क्या कहते हैं? उम्र कैद। आजीवन कारावास को क्या कहते हैं? उम्र कैद। तो ये सवाल बन जाएगा ना, इस विधेयक के तहत मैक्सिमम सजा का प्रावधान कितना है? ठीक है, तो कितना है? दूसरा देखिए, इसके लिए पीड़ित या माता पिता या भाई बहन या अन्य कोई भी व्यक्ति एफआईआर करा सकता है। मैं बताऊं, जो लोअर का पेपर होगा ना, मतलब आरओ का या हाई कोर्ट का या एएसआई का, एसआई का या पीसीएस का, देखना यहाँ से सवाल टकराएगा, क्योंकि ये जिस स्टेट की आप परीक्षा पास कर रहे हैं उसका कानून है, और आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं भाई,
तो आपको उस देश के या उस प्रदेश के कानूनों को जानना होगा या नहीं जानना होगा। और अगर आपको उस प्रदेश के कानून ही नहीं पता, एक्ट ही नहीं पता, विधेयक नहीं पता, तो आप प्रशासन में बैठ के, शासन प्रशासन में बैठ के क्या करोगे? ठीक है, हाँ, आपको यहाँ तो जीके पढ़ रहे हो आप केवल, इसकी एक्ट की धाराएं होंगी, नहीं होंगी, 1 में क्या है, 2 में क्या है, अलग अलग चीज़ें होंगी। उन सबको जब आप कानून में जाओगे तो आपको सब पढ़ना पड़ेगा वो। ठीक है भाई, FIR कौन लिखेगा? भाई FIR कौन लिखेगा? कम से कम SI। अरे थाने में कौन होता है? चौकी पे कौन होता है चौकी इंचार्ज के रूप में? SI होता है ना। SI को खुद नहीं पता, मान लीजिए कि इस मामले पे अब कौन सा धारा लगेगी, तो भाई जब सब चीज़ें भरी जाएंगी, FIR लिखी जाएगी, सब चीज़ें होंगी, तो उन सब चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए ना उस अधिकारी को। ठीक है, हाँ, तो ये FIR कौन करा सकता है? वो पीड़ित भी करा सकता है जिसका धर्म परिवर्तन हुआ है, उसके माता पिता करा सकते हैं, भाई बहन करा सकते हैं, या अन्य कोई भी व्यक्ति जो उस केस को जानता है वो करा सकता है, कोई भी करा सकता है। एक सवाल ये है कि ये जो केस चलेगा तो मुकदमा हो जाएगा ना, तो ये केस चलेगा, तो इस केस के अंतर्गत किस स्तर का न्यायाधीश इसको सुनेगा? कौन से कोर्ट में ये सुनवाई होगी? इस प्रकार के, हाँ, धर्म परिवर्तन के मुकदमों की सुनवाई कौन सा कोर्ट करेगा भैया? ये सवाल भी बहुत अच्छा है। तो इसकी सुनवाई सत्र न्यायालय में होगी। सेशन कोर्ट होता ना, कौन सा न्यायालय करेगा? तो इसकी सुनवाई सत्र न्यायालय में होगी। न्यायालय में होगी। तो जिले पे तो होता सेशन कोर्ट, तो सेशन कोर्ट में ये केस सुना जाएगा। अच्छा, सवाल ये होगा कि अगर किसी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन किसी ने छल के माध्यम से कराया है, तो क्या ये गैर जमानती मामला है या जमानती मामला है? हाँ, तो इसको पता है इस एक्ट के द्वारा क्या बना दिया गया है? गैर जमानती बना दिया गया है, इसमें जमानत नहीं होगी। ठीक है, गैर जमानती बनाया गया है, तो यह गैर जमानती अपराध है। यह गैर जमानती अपराध है। ये एक एक लाइन जो है ना, हम सारांश पढ़ रहे हैं, लेकिन एक एक लाइन बहुत काम की है पेपर के हिसाब से। तो ये कैसा अपराध माना जाएगा? विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन करा देना किसी का, ये कैसा अपराध माना जाएगा? गैर। यदि कोई विवाह के लिए धर्म परिवर्तन करना चाहता है, यदि कोई विवाह के लिए धर्म परिवर्तन, देखो लिखा हुआ करना चाहता है, देखो करना चाहता है या करवाना चाहता है, इन दोनों शब्दों में फर्क है भाई। अगर कोई करना चाहता तो स्वेच्छा से, और कोई करवाना चाहता तो दबाव में, दोनों शब्दों का अलग अर्थ हुआ नहीं हुआ। करना चाहता है तो उसे 2 माह पहले, तो उसे 2 माह पहले जिला मजिस्ट्रेट को आवेदन करना होगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं ना, मजिस्ट्रेट को, हाँ, आवेदन करना होगा, उसे प्रार्थना पत्र देना पड़ेगा, आवेदन करना होगा। मतलब सीधा सीधा है कि मजिस्ट्रेट सब बातों की जांच पड़ताल करके और फिर आपको आदेश देगा कि आपको क्या करना है। बात समझ में आ गई? हाँ, आपको क्या करना है ये फिर क्या होगा, जांच पड़ताल के बाद तय होगा। अथॉरिटी आपको मिलती है इस काम को करने की या नहीं मिलती है। एक और सवाल ये है, धर्मांतरण विरोधी कानून बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? ये अलग से मैं लिखवा रहा हूँ, उत्तर प्रदेश से अलग है ना। कभी कभी ऐसे पूछ लेते हैं मुद्दों पर। तो धर्मांतरण विरोधी
कानून बनाने वाला प्रथम राज्य है। तो पहला राज्य बना था बेटा उड़ीसा। धर्मांतरण विरोधी कानून सबसे पहले कहाँ बना? उड़ीसा में बना। RO का पेपर होगा, UPPCS का पेपर होगा, मैं आपको साफ साफ बता रही हूँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट का पेपर होगा। इस हेडिंग से एक सवाल आना लाजमी है। अब वो क्या आएगा ये मैं नहीं कह सकता। और ये एक बात और बताऊँ आपको, उत्तर प्रदेश ये संशोधन विधेयक है, ये विधेयक नहीं है, उस विधेयक में संशोधन है। विधेयक हमारे यहाँ 2021 में आ गया था। अगर ये कहने लगा है कि उत्तर प्रदेश, हाँ, धर्म विरुद्ध धर्म परिवर्तन विधेयक कब का है, तो 2021 का है। उस 21 वाले में सरकार ने और संशोधन करा 24 में। तो अब ये प्रावधान आ गए हैं, ये वाले प्रावधान अब के हैं। ठीक है, ये प्रावधान संशोधन हुआ है ना, ये प्रावधान अब के हैं। ठीक।